नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आपको तो पता ही होगा कि आज बीपीएससी जीएस 2 का एग्ज़ाम था, 69 बीपीएससी मेंस, और उसका पेपर आ गया है। तो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने बताया था कि 10% का रूल होता है, यानी कि 8 नंबर का सवाल है तो 80 शब्दों में आप लिखेंगे। लेकिन देखिए, बीपीएससी में कभी भी शब्द सीमा नहीं लिखा होता है पेपर पर। आप देख सकते हैं कोई वर्ड लिमिट नहीं है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन के आगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके आगे स्पेस दिया हुआ रहेगा। अब उसमें आप 80 की जगह अगर 100 शब्द भी लिख देते हैं तो कोई शब्द गिनने नहीं बैठता है। मुख्य रूप से मायने क्या रखता है, आपका कंटेंट। जितना जगह दिया हुआ रहता है उसमें आप अपने आंसर को वहाँ पर लिख दीजिए। आपको जितने शब्द वहाँ पर हो रहे हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था कि 8 नंबर का सवाल है तो 80 शब्दों में मिनिमम आप लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द भी जाएंगे तो कोई काटेगा नहीं आपके आंसर को। मायने क्या रखता है, कंटेंट मायने रखता है कि जो सवाल की डिमांड है उसके हिसाब से आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कल का मैंने GS1 का भी डिस्कस कर दिया था, आज GS2 का कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है डिस्कशन तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे कुछ पूछना होता है तो इंस्टाग्राम वगैरह का ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, शुरू करते हैं डिस्कशन को। देखिए सवाल क्या पूछा गया, पहले स्तर की बात करते हैं। पिछले साल का से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा मध्यम स्तर का सवाल है। सवाल कठिन नहीं है। कठिन क्या है तो बीपीएससी जैसे लग रहा है पता नहीं क्या चाह रही है आपसे। 8 नंबर 7 नंबर के सवालों में आपको विश्लेषण करने के लिए बोला गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या विश्लेषण करेंगे आप 8 नंबर 7 नंबर के सवालों में। ये सच में लगता है कि पेपर देखकर कि कई सारे सवालों को उलट सेट कर दिया गया है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, कभी भी मैंने कोई प्रोपेगेंडा या झूठ या फिर वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं बोली है। जो मैं अनुभव करता हूँ, रोज़ मैं आंसर लिखवाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कई सारे ऐसे सवाल मैं आपको दिखाऊँगा जो आपको देखने से लगेगा कि इसको शॉर्ट आंसर में लिखा ही नहीं जा सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि शॉर्ट आंसर में आप लिखेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला पॉलिटी का सेक्शन होता है। पहला देखिए सवाल क्या पूछा गया, आसान और फैमिलियर सवाल है। भारतीय संविधान संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मूल ढांचा का सिद्धांत कब, 1973। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला में मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया था। उसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि किस प्रकार से वो हमारे संविधान की रक्षा करता है या संविधान को कई सारी चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है। वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे देता है। ये उसका आलोचनात्मक पक्ष हो जाएगा, क्योंकि मूल ढांचा हमारे संविधान का अनडिफाइन है। अब जो चीज़ अनडिफाइन होता है उसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तारित होता है। यानी कि कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्य विधायिका और केंद्र की जो विधायिका है संसद, उसके जो मामले होते उसमें भी हस्तक्षेप कर लेती है। किसके आधार पर, तो मूल ढांचे के आधार पर। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं पहले सवाल से। अगला सवाल इसलिए पूछा गया है दूसरा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक समीक्षा आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को जायज़ ठहराया था। 6 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन देने तो सवाल आपके नहीं छूटेंगे। लेकिन रेगुलर न्यूज़पेपर जरूर देखा कीजिएगा। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। क्या है, EWS हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको बताना है कि EWS हेतु आरक्षण बिल्कुल तर्कसंगत है। क्यों तर्कसंगत है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि हाँ ये चीज़ सही है, इसीलिए आपको बताना है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खंडन नहीं करना है, ठीक है। और आंकड़ा अगर आप देना चाहें तो बिहार के जनरल वर्ग का आप डेटा दे सकते हैं, जहां पर जनरल जो वर्ग होते हैं, सामान्य जो वर्ग है, उसमें भी गरीबी अच्छी खासी विद्यमान है, ठीक है। 8 ही नंबर का है तो कितना आप लिखेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था कल 80 शब्द, लेकिन आप अगर 100 भी लिखते हैं तो कोई डांटेगा डपटेगा नहीं। और बीपीएससी में स्पेस दिया हुआ रहता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन रहता है कि वहां पर कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, लेकिन ये संशोधन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन पूछा है। यानी कि आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कई
कई सारे जगहों पर क्या करता है, संघवाद को प्रभावित करता है। राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं दिया गया है तब तक जब तक कुछ मूल ढांचे में संशोधन ना हो, जहां पर राज्यों की अनुमति भी चाहिए होती है। बाकी केंद्र की ओर झुका हुआ संशोधन है, जिसमें केंद्र सरकार अपने तरीके से संशोधन कर सकती है। और संशोधन की प्रक्रिया का और क्या हो सकता है कि संशोधन जो संविधान में जो अपनाया गया है वो आसानी से भी नहीं हो सकता है, और कुछ मामलों में ये बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है संशोधन करना। इसलिए संविधान के लचीलापन को भी प्रभावित करता है और कई सारे जगहों पर संविधान को बहुत ही ज़्यादा लचीला भी बना देता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, और क्रिटिकली एनालाइज सब में लगा हुआ है, यानी कि आपको सोचने समझने की चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, आलोचनात्मक पक्ष को डेवलप करना पड़ेगा। अगला देखिए सवाल क्या है। अगला सवाल बेहद आसान है और मूलभूत सवाल है। क्या है कि बताइए कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो संविधान का जो उद्देश्य है उसके लिए कार्य योजना, ब्लूप्रिंट दे देती है कि ये संविधान में क्या क्या होने वाला है। वो पहले ही प्रस्तावना पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे धर्मनिरपेक्ष है हमारा संविधान, सामाजिक पहलुओं को ध्यान देता है, बंधुत्व की बात करता है, समानता की बात करता है। ये सब कुछ अपने प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है और ये सब कुछ अपने संविधान का भी भाग है। बेहद आसान सवाल था, इसको कर सकते थे। लेकिन अगला सवाल जो है वो बिहार के राजनीति से संबंधित है और जातीय जनगणना से संबंधित है। शॉर्ट आंसर में बिहार स्पेशल भी दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पैटर्न प्रेडिक्ट करना छोड़कर सिलेबस को फोकस करके पढ़िए, प्रीवियस ईयर को फोकस करके पढ़िए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं करना है, आज के बाद से सिलेबस को फोकस करना है। क्या है अगला है जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। 7 नंबर का मात्र पूछा गया है और बिहार के जातिगत जनगणना से 2 सवाल पूछे गए हैं। मैं आगे भी ये सवाल आएगा, मैं दिखाऊंगा। अगला सवाल देखिए क्या है, लॉन्ग फॉर्मेट में बेहद जरूरी और आसान सवाल कतई नहीं। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है, भारत के संविधान में जो लाइन लिखी हुई है, उसके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच जो संस्थागत संबंध है उसकी चर्चा करना है। क्या बताया गया है, याद कीजिए आर्टिकल 75 को, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिपरिषद की जो है वो उसका प्रमुख होगा। और राष्ट्रपति जी के आर्टिकल में क्या बोला गया, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, पॉलिटी की समझ होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय अपने अधीनस्थ अधिकारी की सहायता से कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी कौन हो गए, तो प्रधानमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल। इसके संबंध को स्थापित करते हुए वर्तमान सिनेरियो में आपको लिखना था। ये सवाल कतई आसान नहीं था। अगर आपने इसको छुआ है तो इसको सही से लिखना चाहिए था आपको, विथ आर्टिकल और एग्जाम्पल। वर्तमान देखिए, वर्तमान संदर्भ में आपको इसकी बदलती भूमिका पर चर्चा करना चाहिए था। इसलिए मेरे हिसाब से ये सवाल सिलेक्ट करना कहीं से भी सही नहीं होता। दूसरा सवाल जो इसके बदले दिया हुआ है वो आसान है और फैमिलियर है। क्या है, वही संघवाद जो पिछले 2 साल से पूछता है, पिछले 2 साल नहीं, करीब 10 साल से बीपीएससी पूछती आ रही है। संघवाद और संघवाद में क्या पूछा है, फेडरलिज्म जिसको कहा जाता है, कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के एक साथ प्रयासों में निहित है। राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता, इन दोनों के प्रति हमारा संघवाद झुका हुआ है कि राज्यों की विविधता को भी हम अपनाते हैं और बड़े राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं हम। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति की आलोचनात्मक क्रिटिकली एनालिसिस, हर जगह आपसे जोड़ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब सुनिए बात, भारतीय फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फेडरलिज्म क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा मूल रूप से सेंटर से, और ये सवाल मैंने लिखवाया था अपने आंसर राइटिंग में। तो सेंटर से कहाँ, तो स्टेट की तरफ में शक्तियों का विभाजन होता है। सेंटर को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, स्टेट को कम शक्तियाँ दी गई। तो पहला आलोचना तो यही हो गया कि जो संघवाद है वो केंद्र की तरफ में झुका हुआ प्रतीत होता है। विथ आर्टिकल आपको इसको समझाना था और सवाल इतना आसान है नहीं जितना आपको पढ़कर लग रहा है। लिखने में इसको
इसको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन ऐसा मैं बोलूँगा कि ये फैमिलियर है। संघवाद पहले भी पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया है, इसमें इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा कि किस हिसाब से संघवाद की आलोचना करनी है, उसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति शासन और IAS और राज्यपाल ये संघवाद का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन मतलब कमज़ोर करते हैं। जैसे राज्यपाल का जो वर्तमान का मामला सामने आया है, इसमें संघवाद किसके तरफ झुका हुआ दिखता है, तो केंद्र की तरफ में झुका हुआ दिखता है ना। और जो GST है वो क्या करता है, तो संघवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करता है। योजना आयोग जो 2015 से पहले कार्य कर रहा था वो संघवाद को कमज़ोर कर रहा था, और नीति आयोग जो जिसका गठन 2015 में किया गया वो संघवाद को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसी के तहत आपको इसको लिखना था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका, बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। कतई आसान सवाल नहीं था ये, बिल्कुल आसान सवाल नहीं है ये। इसको अगर आपने छुआ तो 380 शब्दों में लिखने में आपको बहुत दिक्कत आएगा इसको। लेकिन ये पहले भी पूछा गया, बिहार की राजनीति और बिहार की जातिगत राजनीति, बिहार की गठबंधन की राजनीति पर आधारित सवाल पहले भी BPSC में देखे गए हैं। अगला सवाल क्या है? स्थानीय शासन उसकी कार्य पद्धति को, ये आसान सवाल है और देखिए यही मैं आपको बताता हूं हमेशा ही लिखते समय कि इस सवाल में देखिए ये BPSC ने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस सवाल के 2 भाग हैं। अगर आपको पहला भाग नहीं आ रहा है, मान लीजिए इमरजेंसी ऐसा सिचुएशन पड़ गया है, आपको पहला भाग नहीं आ रहा, तो केवल दूसरा भाग लिख दीजिए इसका, तो भी 19 में से आपको अंक मिलेंगे। यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ लिखते समय कि हमेशा बांट कर लिखा कीजिए अपने क्वेश्चंस को। देखिए क्या है इसका पहला भाग, दूसरा सवाल को पढ़िए जरा ध्यान से। स्थानीय शासन उसकी कार्य पद्धति को पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरण के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। ये इसका पूछा गया है कि बिहार में पंचायत व शहरी दोनों संस्थाओं के बारे में पूछा गया। यही 2 भाग हैं इसके। पहले पंचायती भाग को लिख दीजिए पूरा का पूरा, उसके बाद से आप शहरी भाग को लिख दीजिए पूरा का पूरा। सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर के उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है कि शहरी जो स्थानीय प्रशासन है और ग्रामीण जो स्थानीय प्रशासन है, जिसको पंचायत कहा जाता है और नगर पंचायत कहा जाता है, वो अपनी अपनी जगहों पर किस प्रकार से काम कर रही है। धरातलीय एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये सवाल आप लिख सकते थे इन दोनों में से। वैसे कुछ लोगों ने तो पहला सवाल भी लिखा होगा, आपको जैसी सुविधा आप उस हिसाब से लिखिएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए क्या है। अब अगला कौन सा होगा? ज्योग्राफी का सेक्शन होगा। ज्योग्राफी का सेक्शन में इस बार BPSC ने अच्छा खासा सवाल दिया है और पिछले बार जितना सवाल दिया था ज्योग्राफी में उसकी तुलना में ज़्यादा सवाल इस बार कवर किए हैं ज्योग्राफी में। पहला देखिए क्या है, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। भारतीय मानसून की क्रियाविधि और विशेषताओं का विश्लेषण करना है आपको। फैमिलियर सवाल और इसको आसानी से लिखा जा सकता है। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है? यही सवाल मुझे लगा था कि ये क्या पूछा है 8 नंबर में। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा क्या है। और 9 नंबर सवाल को मैं दिखाऊंगा कि ये दोनों सवाल मैं कह रहा हूँ कि इनको दिखाऊंगा कि क्या पूछा है इसने 8 नंबर में। ये पूछना ही नीचे 8 नंबर में कैसे कोई इसको लिख सकता है? एक बार सोचिएगा ज़रा लिखने की। ये कठिन सवाल हुए 8 नंबर में लिखने के लिए। क्या है? भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला तेल हो सकता है, दूसरा आपका कोयला हो सकता है, तीसरा आपका सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, या जो भी स्रोत हैं उसको आप लिख देंगे। परमाणु एनर्जी भी हो सकता है। क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? तो आप लिखोगे नहीं, बिल्कुल नहीं पर्याप्त है, क्योंकि हमें बाहर से 80% ऊर्जा, हमारी निर्भरता कहाँ पर है? तो हमारे बाहर से आते हैं। भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? अब आपसे अगला पूछ लिया इसने, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। कैसे कोई शॉर्ट फॉर्मेट में इतना सारा कुछ लिखेगा? इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल आप लिख भी लेंगे एक बार को, उसमें बातें बनाकर। शॉर्ट फॉर्मेट में सब कुछ लिखना यहाँ पर कठिन है। ये कोई भी नहीं बता सकता जब तक आप पेपर को फेस नहीं करते हो इस तरह से। आपको रूम पर बैठे बैठे ये पेपर आसान लग रहा होगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये आसान पेपर कतई नहीं है। इसमें जब तक आप समुचित आंकड़ा नहीं देंगे तब तक आप समीक्षात्मक विवरण दे ही नहीं सकते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि घरेलू मांग हमारी कितनी है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में बताया था भाई इसको, कि न्यूज़पेपर में बताया था, आप देख लीजिएगा जाकर। परमाणु एनर्जी जिस दिन मैं पढ़ा रहा था उस दिन ही बताया था कि 2.5% के आसपास में परमाणु एनर्जी का उत्पादन होता है।
कोयला का हमारे देश पर इकोनॉमी में 60% के करीब में निर्भरता है। तो ये सब डेटा आपको लिखना पड़ता है वहाँ पर, और ये भी लिखना पड़ता है कि बाहर से हम किस प्रकार से निर्भर हैं। घरेलू मांग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, तो सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, और टाइडल हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो सोचिए जरा और क्या हो सकता है। ये सारे के सारे भी आपको इसी में लिखने हैं, और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टेट में लिखते जाना है, वहाँ पर जितना स्पेस रहता है उतने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये सवाल जो है ना, पता नहीं किस माइंडसेट से सेट किया गया है, ये शॉर्ट आंसर का तो कतई नहीं है। अगला देखिए क्या सवाल है। भारतीय पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए। भारतीय पर्यटन उद्योग किस प्रकार का है, और आपको बताना है इसमें एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा मैप बनाकर आप दिखा सकते हैं कि पर्यटन के लिए हिमालय का रेंज बहुत ज़्यादा फेमस है, दिल्ली के आसपास के ऐतिहासिक शहर हैं, दक्कन में भी ऐतिहासिक हैं, इधर डेजर्ट में भी पर्यटन होता है, समुद्री पर्यटन की इधर सीमा हो जाती है, ये सब आप लिख सकते हैं, या फिर प्रसाद योजना, या फिर रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, ये सब लिख सकते थे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए कि देश में इसका भविष्य कैसा है। पर्यटन उद्योग के भविष्य के बारे में भी आपको बताना है, और 8 नंबर में मात्र लिखना है ना। बिहार में अनुसूचित जाति, ये फिर से देखिए, मैंने आपको बताया कि बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, हमेशा हम लोग जातिगत बोलते हैं लेकिन जातिगत और आर्थिक सर्वे था वो, ठीक है। बिहार में अनुसूचित जाति SC और ST जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो उसका आंकड़ा आपको लिखना पड़ेगा। SC और ST जाति के वितरण का वर्णन करना है आपको, आंकड़ा कितना है उनका। इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तर पर टिप्पणी कीजिए। इनमें कितने किसको सरकारी जॉब है, कितनी आय है इनकी, कितनी इनकम है, इन सभी चीज़ों का वर्णन करना, मात्र 7 नंबर में। आंकड़ों का खेल था, जिसको आंकड़ा याद होगा वो स्पष्ट से लिख देगा इसको। ओके, अगला सवाल क्या है। भारत को प्रमुख भौगोलिक विभागों में विभाजित कीजिए। किसको, तो भारत को, तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है। तो भारत को कौन कौन से भौगोलिक विभाग है भाई, आसान तो सवाल है ये। पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है, हिमालय का पहाड़ है, मैदानी एरिया है, और दक्कन की श्रेणी है। अब बिहार मैदानी भाग में पड़ता है, तो इसका वर्णन कर दीजिए, यही तो बोला गया है आपसे। देखिए, बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित, तो उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जैसे बिहार, तो बिहार मैदानी भाग में आता है भारत के, इसके बारे में बताना था आपको। भूगोल में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बोनस मिले, वो सब यही क्वेश्चन है। अगला देखिए, लॉन्ग फॉर्मेट में क्या पूछा गया है। लॉन्ग फॉर्मेट में सवाल जो पूछा गया है, ये पहले भी बिहार में पूछा गया था BPSC में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बिहार की जलवायु को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या करना है आपको। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन बनाया गया था। आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने एग्रो क्लाइमेट जोन बनाया था, अलग अलग जोन बनाया है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है को किस प्रकार से हम कितने भागों में विभाजित किया गया है, जहां साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों पर कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। बिहार में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, मानसून, उसके बाद से अभी शीतकालीन चल रहा होगा, उसके बाद से कौन सा बसंत का ऋतु होता है। तो इसका पूछा गया आपके कृषि पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है मौसम का, तो खरीफ फसल, रबी फसल, और कौन सा है, तो और है आपका एक। इन तीनों फसल के बारे में आप चर्चा कर दीजिए, बात खत्म हो गया। और क्या प्रभाव पड़ता है उनके मौसम पर, कुछ भी तो नहीं। बाकी आपको इसमें मुख्य रूप से ये लिखना है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा बांटिए। पहला आप लिखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा आप लिखेंगे कि एग्रो क्लाइमेट जोन में किस प्रकार विभाजित किया गया है, तीसरा आप लिखेंगे मौसम का कृषि पर प्रभाव। बात खत्म, आगे बढ़े। अगला सवाल जो है ये कठिन सवाल है, आंकड़ों आधारित सवाल है, और इसको नहीं छूना चाहिए था मेरे हिसाब से। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, नहीं पता होगा मैक्सिमम लोगों को। विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत शहरों की 2011 जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालिए। कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से 64 या फिर 60 मान लीजिए, कई जगहों पर 60 ही लिखा रहता है, यानी कि काम करने वाले जो उम्र होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। 15 से पहले के 14 वर्ष तक के बाल बच्चे होते हैं वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं, और 60 के बाद भी अगर कहीं कहीं पर 65 है, रिटायर का उम्र या 64 साल है, तो उसके बाद की जनसंख्या जो होती है बुढ़ापा वाला और बचपन वाला, ये दोनों आश्रित जनसंख्या होते हैं। कार्यशील जनसंख्या इसी वर्ग में पाए जाते हैं। इनके बारे में आपको लिखना है 2011 के जनगणना के हिसाब से। तो मैं आपको बोलता कि इसको 2011 पर ना लिखकर वर्तमान परिदृश्य में ही लिखने की कोशिश करते तो सही रहता, कि वर्तमान का कोई डेटा अगर इकोनॉमिक सर्वे का है कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो उसके बारे में लिखते तो ज़्यादा सही रहता। बाकी 2011 के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में ज़रूर लिखिए, और
आंकड़ा 2011 का दीजिए, और कार्यशील जनसंख्या के बारे में जब भी आप लिखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखना ज़्यादा सही होता है। तो 2011 आंकड़े को 13 साल हो गए यार, कब जागेंगे बिहार सरकार, भारत सरकार, पता नहीं। वैसे ये सवाल कठिन था, नहीं छूना चाहिए था, क्योंकि इस सवाल का ये हिस्सा तो आप लिख लेंगे, कार्यशील जनसंख्या के प्रवृत्ति वगैरह, लेकिन ये हिस्सा आप नहीं लिख पाएंगे। वो हिस्सा कठिन है, उसमें फैक्ट है, वो आपको नहीं पता होगा, है ना। तो अब देखिए इसी में क्या दिया। हालांकि ये जो सवाल है इसमें ये वाला पोर्शन जो था ये आप लिख सकते थे आसानी से, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है। ट्रिकल डाउन सिद्धांत, भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं, आलोचनाओं का स्पष्ट कीजिए। ट्रिकल डाउन सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग, इन पर कम कर लगाओ, इन पर कर को कम कर दीजिए। अमीर लोग फिर क्या करेंगे? जो उनके पास पैसा बचेगा उसको वो देश में निवेश करेंगे। बड़ा ही गोलू सा सिद्धांत है, भोला भाला सिद्धांत। अमीर लोगों के पास पैसा बचेगा तो निवेश कर देंगे, है ना। वो निवेश करेंगे देश से, इससे क्या होगा? देश में निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके लाभ और सीमाओं की आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत है। भारतीय नियोजन के संबंध में आपको बताना था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में आपको बताना था, भारतीय प्लानिंग के बारे में आपको बताना था कि जो अमीर और समृद्ध लोग हैं उनके ऊपर कर को कम करके आप क्या कर सकते हैं, तो आप देश में समृद्धि को ला सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से नौकरियां ज़्यादा होंगी। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ट्रिकल डाउन सिद्धांत कह रहा है। लेकिन ये कहीं न कहीं असमानता को भी बढ़ाएगा। अमीर आदमी ने उद्योग स्थापित किया, उसको कम कर लगा, उसने उद्योग स्थापित किया, उद्योग में 100% ऑटोमेशन कर दिया, सारे काम रोबोट और एआई से करवा लेंगे। कहाँ हुआ? कहाँ लोगों को रोजगार मिला? कहाँ समृद्धि आई? तो ये आलोचनात्मक पक्ष हो गया इसका। असमानता इससे बढ़ेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट चिपका दीजिए यहाँ पर, इससे क्या होगा? आलोचनात्मक पक्ष इसका मजबूत होगा। भारत की मानसून प्रणाली, मानसून से 2 सवाल एक ही जैसे, एक से पहले भी था, एक शॉर्ट फॉर्मेट में, एक लॉन्ग फॉर्मेट में। इसी समझ सकते हैं कि बीपीएससी कितनी होशियारी से पेपर को सेट कर रही है। शॉर्ट फॉर्मेट में भी सवाल दे रही है और लॉन्ग फॉर्मेट में एक ही टॉपिक से संबंधित। भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम, व्यवहारता का स्पष्ट वर्णन कीजिए। सब कुछ पूछ लिया है आपसे, टर्मिनोलॉजी सारे के सारे पूछ लिए हैं। एक चीज़ बताऊं, GS2 के पेपर की सबसे बड़ी खासियत, बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत सारे सवाल हैं, हद से ज़्यादा सवाल है लिखने के लिए। आप अभी 2 घंटे में एक सवाल को सर्च करके, किताब से देख के, इधर से देख के, उधर से देख कर लिखते हैं, वहाँ पर आपको 3 घंटे में इतने सवाल लिखने, लगभग 20 सवाल हैं, अभी गिन लेंगे इसको हम लोग। ज़रा लिखने की कोशिश तो कीजिएगा। आप 2 लॉन्ग फॉर्मेट में 3 घंटे लगा देते हैं। स्पीड और कंटेंट दोनों तुरंत होना चाहिए, कलम पर होना चाहिए, दिमाग में भी नहीं, पेन पर होना चाहिए। पेन चलते रहना चाहिए 3 घंटे लगातार, तभी लिख पाने की आप कोशिश भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सके हैं। अगला कौन सा सवाल है? अगला आ गया साइंस एंड टेक पर, सेक्शन 3 आ गया। साइंस एंड टेक और पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? वेरी इजी। और 8 नंबर का सवाल, समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो सोशल डेवलपमेंट में कैसे मदद कर रहा है। आसान सवाल, लेकिन सोचकर लिखने वाला सवाल, सारे के सारे सोचकर लिखने वाले, आप पढ़कर जा ही नहीं सकते हैं, बस आप एक अपना सोच विकसित करके जा सकते हैं। अगला सवाल, बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार की सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। 7 नंबर में विवेचना करना है। 7 नंबर में क्या विवेचना करेंगे आप कोरोना महामारी को, सब बताइए ज़रा। सतत विकास और टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखिए। 7 नंबर में आपसे नोट लिखवा रहा है। SDG में सतत विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका, हिंदी इंग्लिश मिला के मैं बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी होता है। ओके, अगला देखिए लॉन्ग फॉर्मेट का क्या सवाल है। बेहद जरूरी, इंपॉर्टेंट और सोच कर लिखने वाला सवाल। डेली पढ़ने लिखने की आदत डालिए तो इस तरह के सवालों को लिखने की आपकी सोच डेवलप हो जाएगी। मन से बनाकर ही पॉइंट लिख पाएंगे वहाँ पर। तकनीक का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ में ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरण के सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार से भारत के पर्यावरण के लिए तकनीक का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। अगला कौन सा सवाल है? अगला सवाल है आपका वही नैनो टेक्नोलॉजी घिसा पिटा।
बहुत बार पूछा है। 8 नंबर में देखिए दोनों सवाल आसान दे दिया, ये भी आसान है ये भी आसान है। तो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी को लिखा होगा, क्योंकि सब प्रैक्टिस करके जाते हैं। इसको पिछले साल ही पूछा था, उससे पिछले साल ही पूछा था। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में, हेल्थ के समंदर में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए, ये पूछा गया है आपसे। स्वास्थ्य के संदर्भ में टारगेटेड मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं, या फिर कैंसर के इलाज में भी हम लोग सोच रहे हैं कि नैनो तकनीक का उपयोग किया जाए। बहुत सारे स्तरों पर स्किन वगैरह का ट्रांसप्लांट में भी नैनो तकनीक की बात करते हैं। बहुत सारा कुछ है इसका, दवाई से लेकर ऑपरेशन तक में नैनो टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना था और पेपर ख़त्म हो गया। सवालों को गिनते जाइए, यहाँ पर एक सवाल तो यही हो गया। उसके बाद से ये सारे के सारे लिखने होते हैं। अब इनको काउंट कर लीजिए कितने सारे सवाल हो गए। ये दूसरा सवाल ये हो गया है ना। उसके बाद से देखिए ये सारे के सारे लिखने होते हैं। फिर तीसरा सवाल ये लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, ये सारे लिखने होते हैं आपको। इतने सारे लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट मिलाकर आपको लिखने होते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि वहाँ पर आप कितने सवालों को लिख पाएंगे। आप कुछ एक आध तो लॉन्ग फॉर्मेट मेरा छूट भी गया काउंट करना। मैं आपको ये बोलूँगा ना, अब मेरी सलाह सुन लीजिए 2 मिनट। मुझे पता है बहुत सारे लोग शुरू में ही वीडियो बंद कर देते हैं। मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, अगर आपको वाकई GS2 का पेपर आसान लग रहा है घर में बैठे बैठे, तो या तो आप बहुत भोले इंसान हैं, या तो आपने जीवन में कभी वास्तविकताओं का सामना ही नहीं किया है। ये पेपर आसान कतई नहीं है। इस पेपर में से मैं आपको 10 सवाल दे दूँ, आप जो सेलेक्ट करेंगे उसी को आप नहीं लिख पाएंगे, अगर आपने समुचित तरीके से पढ़ा लिखा, सोच समझ आपकी नहीं बनी है तो। इसलिए ब्रॉड वे में थोड़ा सा पढ़िए चीज़ों को, अच्छे से समझ के पढ़िए और अपनी समझ बनाने की कोशिश कीजिए। रटिए मत किसी भी चीज़ को, समझ बनाने की कोशिश कीजिए। हर पॉइंट में आपको आलोचनात्मक 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 दिखेगा, यानी कि वो उसको पता है कि आपने सारी तारीफ़ें पढ़ ली है, किसी टॉपिक का पक्ष पकड़ लिया है, वो विपक्ष के मुद्दों पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जो आपसे अक्सर छूट जाता है। इसलिए 100% अपना समय देकर कंटिन्यूअसली 6 महीने कम से कम मेंस को दीजिए, तभी मेंस का आप कुछ हिस्सा तैयार कर पाएंगे और PT भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जेन्युइनली एफर्ट लगाइए, हो जाएगा आपसे। और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।